हेलो एवरीवन, दिस इज काशिफ नफीस। स्वागत है आपका नाइस टेक एजुकेशन मेरे इस चैनल में। और आज जो वीडियो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ ये उन सारे लोगों के लिए काम का है जो कंप्यूटर सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उसमें उन्हें कंप्यूटर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है, कंप्यूटर सब्जेक्ट को पढ़ना है, या फिर DCA, PGDCA, BCA, MCA ये पढ़ने वाले लोग जिन्हें फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम है उनके लिए ये वीडियो काम का है। और ये वीडियोज़ में अलग एक सीरीज़ ला रहा हूँ मैं जिसमें अलग अलग छोटे छोटे कई सारे पार्ट्स होंगे और ये पूरा पार्ट किस पे केंद्रित होगा, ये पूरा का पूरा फोकस्ड होगा कंप्यूटर फंडामेंटल्स पर। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आने वाले हैं तो वो कंप्यूटर फंडामेंटल से आने वाले हैं। याद रखिएगा, कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट PGDCA में भी होता है, DCA में भी होता है, BCA, MCA जो भी आप पढ़ेंगे उसमें कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट डेफिनेटली होगा और उसमें ये सारी चीज़ें ही पढ़ी जाएंगी। और अगर आप इनमें कन्फ्यूज़न है आपको तो वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो आज इस वीडियो में हम पूरा एक साथ तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो चैप्टर वाइज में अलग अलग इसकी एक सीरीज़ बना रहा हूँ जिस फंडामेंटल्स के इस सीरीज़ में मैं आपको कंप्यूटर फंडामेंटल का हिस्ट्री और कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एट द लास्ट में मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताने वाला हूं जिसमें आप ये जानेंगे कि कंप्यूटर एग्जामिनेशन में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स में जो बिगनिंग में प्रोसेस है, तो हिस्ट्री में या कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर के डेफिनेशंस के बारे में पूछा जाता है, कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, कंप्यूटर के जितने सारे वैज्ञानिक हैं उतने सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से कंप्यूटर को परिभाषित किया है। इसकी डेफिनेशन आपको हर किताब में अलग अलग तरह से मिलेगी। एक छोटी सी डेफिनेशन अगर आप लें तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मशीन है जो हमारी कठिन गणनाओं को, मतलब कि जो डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस है उसको भी ईजिली कैलकुलेट करके हमें दे देती है। हम कोई भी सवाल करते हैं उसका जवाब दे देती है। तो ये डेफिनेशन है। अब आप ये चीज़ समझें कि कंप्यूटर हम सिर्फ उसको नहीं कहेंगे कि आपके सामने कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और CPU रखा हो तो इसको आप कंप्यूटर कह देंगे, बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर हर वो मशीन है जिसमें आप कोई ऑर्डर दें और आपको रिप्लाई में कोई जवाब मिलता है, दैट इज़ कंप्यूटर। मतलब आपने उससे सवाल किया तो सवाल का जवाब किसने दिया? कंप्यूटर के अंदर उस माइक्रो प्रोसेसर चिप ने आपका सवाल सुना और उसका आंसर बना के आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिया या वॉइस के माध्यम से दिया, किसी भी माध्यम से वो आपको जवाब दे सकता है। तो ऐसी सारी मशीनें जिसमें आप कोई सवाल करें, कोई इनपुट डालें, कोई आदेश दें, कोई कमांड इनपुट करें और आपको रिप्लाई में कोई जवाब मिले या आपका कोई काम कंप्लीट होकर के आपको मिले, दैट इज कंप्यूटर। ठीक है। अब आप यही मत सोचिएगा कि कंप्यूटर यही बस होता है, लैपटॉप और डेस्कटॉप जो होती है यही बस कंप्यूटर, ऐसा नहीं। अगर इसको बड़ी वैज्ञानिक भाषा में बड़े तौर पे देखा जाए तो कंप्यूटर हर वो मशीन जिसमें आप इनपुट दें और आपको रिप्लाई मिले, दैट इज कंप्यूटर। फॉर एग्जाम्पल, आपकी फोटोकॉपी मशीन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में गिनी जाएगी, आपके मोबाइल्स कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में गिने जाएंगे। इस तरह के बहुत सारे उपकरण आपके आसपास आपके घरों में, जगह में देखने को मिलेगा जिसमें आप बटन दबा के कोई इनपुट देते हैं और उधर से कुछ रिप्लाई आपको मिलता है, दैट इज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर चिप वगैरह लगी हो। अब आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का इंट्रो तो हमने समझ लिया। कंप्यूटर के इंट्रो के बाद आप हिस्ट्री के बारे में जान लीजिए। हिस्ट्री जितनी बड़ी किताबें आप उठाएंगे उतनी सारी चीज़ें आपको उसमें पढ़ने को मिलेंगी। अब बड़े कंटेंट्स जल्दी से दिमाग में घुसते नहीं, मैं इसका सारांश छोटे से मैं बता रहा हूँ आपको। आप इसको 4 पार्ट में बांट लीजिए, ठीक है। 4 पार्ट में ऐसे बांट लीजिए कि कंप्यूटर का जो उद्गम हुआ है, कहाँ से शुरुआत हुई, तो बहुत पीछे चले जाएं हम तो सबसे पहले चाइना में अबाकस बनाया गया। व्हाट इज अबाकस? एबाकस जो होता है ये एक ऐसा उपकरण है जिसमें काउंटिंग सिखाया गया सबसे पहले लोगों को, मतलब गिनती। किसी भी चीज को कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ काउंटिंग। कैलकुलेशन और ऊपर चला जाता है, काउंटिंग मतलब कितना है ये, 1 2 3 4, ये गिनती बनाई गई सबसे पहले। और वो एबाकस ऐसी चीज़ थी जिसके माध्यम से हम आज के समय में अपने बच्चों को गिनती सिखाते हैं, काउंटिंग करना सिखाते हैं। अब ये आगे बढ़ा, हमारे इंडिया ने शून्य का आविष्कार किया और ये शून्य पूरे विश्व में आया और शून्य की वजह से कैलकुलेशन तेज हो गया, संख्याएं बनी, बहुत सारी संख्याएं बनी और उन संख्याओं को मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, प्लस करना, माइनस करना, इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ने लगी। अब इस कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए किसने आसान बनाया? ब्लेस पास्कल साहब जो है, इन्होंने कैलकुलेटर को सबसे पहले बनाया। और ये कैलकुलेटर ऐसा नहीं जो आज आप यूज़ कर रहे हैं, चिप वाला छोटा सा पतला सा जिसमें डिस्प्ले में कुछ डिजिट्स आपको दिखाई देते हैं। ये कैलकुलेटर इस तरह पुराना कैलकुलेटर था जो लकड़ी का था।
इसमें गियर्स होते थे जिसको हम एडजस्ट करके कैलकुलेट करके आंसर निकाला करते थे कि इतना इतना गुणा होगा, इसका इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, वगैरह वगैरह। तो ये सबसे पहले ब्लेस पास्कल साहब ने कैलकुलेटर बनाया। ये आविष्कारक कहे जाते हैं कैलकुलेटर के। कब किया इन्होंने? 1692 में। 1692 में ब्लेस पास्कल ने कैलकुलेटर बना दिया। अब और आगे बढ़ जाइए, बीच में बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें हुई। अगर आप और डीपली पढ़ना चाहते हैं तो चीज़ें मिलेंगी, पर मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। फर्स्ट अबाकस बना, ब्लेस पास्कल साहब ने 1692 में कैलकुलेटर बना दिया। कैलकुलेटर के बाद एक नई मशीन बनाई गई चिप पर आधारित, जिसमें एनालिटिकल इंजन का नाम सुना जाता है और भी कई चीज़ें। तो ये कैलकुलेशन आगे बढ़ता गया। फिर सन 1822 में 1822 में चार्ल्स बेबेज साहब ने क्या बना दिया? कंप्यूटर बना दिया। तो कंप्यूटर के जनक किन्हें कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ये कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। 1822 में इन्होंने कंप्यूटर बना करके रख दिया। अब ये कंप्यूटर ऐसा नहीं है जैसे आज आप चला रहे हैं एक टेबल पर रखा हुआ कंप्यूटर या लैपटॉप। ये कंप्यूटर बड़ा सा था, मतलब 2-3 कमरों के बराबर बहुत बड़ा कंप्यूटर था। बड़ा सा डिस्प्ले था और उसमें बड़ी सारी मशीनें थी, कई सारे कीबोर्ड्स वगैरह लगे हुए थे। उसमें कीबोर्ड जैसी चीज़ नहीं थी। टेबल पे खूब बड़ा सा टेबल होता था, उसमें खूब सारे बटन लगे हुए थे। उस बटन को हम दबा करके हम अपना काम कंप्लीट करते थे। उस समय इन कंप्यूटरों में सिर्फ मेमोरी के लिए चीज़ों को लिख करके रखा जाता था। ओनली लिखना और कैलकुलेशन का काम, नंबर्स को कैलकुलेट करना, कुछ अपने मेमोरी के लिए चीज़ें लिखना, इस तरह के काम पहली बार हुए। अब और आगे कंप्यूटर तो बन गया, अब इसमें नई चीज़ें कैसे आए? जैसे आजकल आप नए नए सॉफ्टवेयर चला रहे हैं। तो उस समय बहुत पुराने समय में अडा अगस्टा नाम है, लेडी अडा अगस्टा, इन्होंने पहली बार कोई प्रोग्रामिंग की, लैंग्वेज पे काम किया, प्रोग्राम बनाया, सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश की और सॉफ्टवेयर बना करके इसी कंप्यूटर में जो चार्ल्स बेबेज जी ने बनाया था, इस कंप्यूटर में उन्होंने पहली बार प्रोग्राम बना के चलाया। और उस प्रोग्राम बना के चलाने की वजह से इन्हें विश्व की, दुनिया की पहली प्रोग्रामर के नाम से जाना जाता है। किसे? लेडी अडा अगस्टा। लेडी अडा सुनेंगे, लेडी अडा अगस्टा सुनेंगे, ऐसा कई बार इन्हें अलग अलग जगह अलग अलग नामों से बताया गया है, लेकिन नाम यही है। तो इन्होंने पहली बार क्या किया? प्रोग्राम बनाकर कंप्यूटर में चलाया। अब शॉर्ट में हिस्ट्री देखिए। सबसे पहले एबाकस बना, एबाकस के बाद कैलकुलेटर बना। किसने बनाया? ब्लेस पास्कल जी ने बनाया। उसके बाद चार्ल्स बेबेज जी ने कंप्यूटर बना दिया 1822 में। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो इस कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाकर चलाने वाली है लेडी अडा अगस्टा। ये शॉर्ट में हिस्ट्री है। इसमें और डीप जाएंगे तो एनालिटिकल इंजन का नाम सुनाई देगा, और भी कई लोगों ने इस मशीन पे काम किया, इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश की रही, और बेहतर बनाने की कोशिश की। लेकिन अगर आप मुख्य चीज़ें पढ़ें तो इतनी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे दूसरी जो चीज़ आती है वो है जनरेशन। अब देखिए, कंप्यूटर जो बन गया था वो बहुत बड़ा था। वो कंप्यूटर छोटा होते 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 इतना छोटा हुआ कि अब आप इसे एक टेबल पर रख लेते हैं। इसको हम जनरेशन में डिवाइड करके अलग अलग समझते हैं। इसी को समझने के लिए जनरेशन बनाई गई। अब इसको 5 अलग अलग जनरेशन में डिवाइड किया गया है। जनरेशन अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो आपको बहुत सारे फंडामेंटल्स के जो क्वेश्चन है क्लियर हो जाएंगे। याद रखिएगा, जनरेशन के अंदर से ही बहुत सारे क्वेश्चन निकल करके हमारे कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा। तो पहली जनरेशन जो थी, फर्स्ट जनरेशन, वो जनरेशन के कंप्यूटर सबसे पहला वाला जो था बहुत बड़ा था। उस तरह के कंप्यूटर को फर्स्ट जनरेशन में शामिल किया गया। उस समय के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब से चलते थे। वैक्यूम ट्यूब मतलब एक ट्यूब होती थी जिसमें प्रेशर वाली हवा होती थी। इसके माध्यम से वो लोग डिस्प्ले जनरेट किया करते थे, और डिस्प्ले जनरेट होने के बाद सामने हमें सारी चीज़ें दिखाई देती थी। वैक्यूम ट्यूब बड़ा था जिसकी वजह से गर्मी ज़्यादा पैदा होती थी, उसको चलाने में बिजली भी ज़्यादा खर्च होती थी, और इस समय के कंप्यूटर को चलाने में वैज्ञानिक भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इस समय के कंप्यूटर इस तरह की कुछ स्पेशलिटी वाले थे। तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उसका जो टाइमिंग है वो मैं आपको बता दूं, 1946 से लेकर के 1956 तक फर्स्ट जनरेशन की टाइमिंग थी। मतलब इस बीच के सारे कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में गिने जाते हैं। अब ये 1-2 साल ऊपर नीचे अलग अलग किताबों में आपको मिलेगा, हो सकता है 47-48 मिल जाए और इधर 56 की जगह 55 हो जाए, तो ये ज़रा सा। लेकिन इस बीच की टाइमिंग में पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हुआ करते थे और उनकी स्पेशलिटी मैंने आपको बता दी। और पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में जो नाम रखा गया था पहली बार कंप्यूटर का, वो ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम जरूर आता है। मतलब पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का नाम क्या था, या फला कंप्यूटर जो नाम आपको दिखाई दे रहा, ये पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है या दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। ये ट्रांजिस्टर या वैक्यूम ट्यूब लगता था तो ये पहली पीढ़ी का कंप्यूटर होता था या दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर होता था। तो नाम जरूर से समझ लीजिए। प्रथम पीढ़ी मतलब
फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर्स थे उनका नाम था एनिएक, एडवैक, एडसैक, यूनिवैक, इस तरह के कंप्यूटर के उस समय नाम थे। ये सारे नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये सारे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के नाम थे और इसके अलावा इनके फुल फॉर्म्स भी एग्जाम में कई बार पूछ देता है। तो इन सारे कंप्यूटरों के मैं आपको नाम भी, फुल फॉर्म भी क्लियर कराता चलूँ। जैसे कि एनीवैक है, एडसैक है, यूनिवैक है, इन सारे कंप्यूटरों के फुल फॉर्म डेफिनेटली पूछे जाएंगे, तो इनके फुल फॉर्म्स जान लीजिए। जैसे कि पहला है आपका एनीएक। तो एनीएक का फुल फॉर्म क्या है? एनीएक कंप्यूटर का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। शुरू में जो कंप्यूटर बनाया गया था वो कैलकुलेटर पर्पस से ज़्यादातर बनाया गया था, इसलिए इसका नाम कैलकुलेटर आ रहा है। फिर दूसरा जो कंप्यूटर था वो था एडसैक, तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर नाम आ गया। अब तीसरा जो है इसमें नाम एडवैक। एडवैक का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके बाद कंप्यूटर है यूनिवैक। तो यूनिवैक का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, पहले से बेहतर कंप्यूटर और इसका ज़्यादा उपयोग किया जाने लगा बिजनेस पर्पस। अब दूसरा है IBM 701, IBM 650, इस तरह के कंप्यूटरों के नाम उस समय थे पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों के। IBM के बारे में भी जान लीजिए। IBM कंपनी जो है ये उस समय कंप्यूटर के पेरिफेरल्स बनाने में, एसेसरीज बनाने में, कंप्यूटर के आइटम्स बनाने में, कंप्यूटर ही बनाने में सबसे अग्रणी कंपनी थी। इस कंपनी ने कंप्यूटर को सबसे पहले बनाना शुरू किया था। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM का फुल फॉर्म। अब आगे आते हैं दूसरी पीढ़ी में। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर, जनरेशन बदली कैसे? मेन मुद्दा कि अगली पीढ़ी कब लगेगी? जब कंप्यूटर के स्वरूप में कोई नया बदलाव आएगा तो उसको हम बोलेंगे नई पीढ़ी का कंप्यूटर आ गया। तो क्या बदलाव आया? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर लगाया गया। ट्रांजिस्टर के आने से कंप्यूटर का साइज तुरंत छोटा हो गया, मतलब पहले से थोड़ा छोटा हो गया। तो छोटे होने की वजह से इसको दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर कहा जाने लगा, क्योंकि इसका स्वरूप पहले से थोड़ा सा बदल गया। अब और क्या क्या चेंजेस हुए वो भी जान लीजिए। तो ट्रांजिस्टर क्या है पहले ये समझिए। ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, छोटा सा उपकरण है। इलेक्ट्रॉनिक मदरबोर्ड या कोई भी कभी टीवी या बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक आइटम खुले देखेंगे अगर आप, तो उसमें छोटा सा ट्रांजिस्टर लगा होता है, इस तरह का ब्लैक कलर का होता है ये। इसमें 3 पिन निकली होती है जिसे किसी भी बोर्ड में इस तरह से चिपका दिया जाता है। दिस इज द ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो बहुत सारे ट्रांजिस्टर के आपको फोटोज मिल जाएंगे। अब तो दूसरी पीढ़ी में मुख्य मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या? इसमें ट्रांजिस्टर लगाया गया, ट्रांजिस्टर का उपयोग शुरू किया गया। और क्या मुख्य चीजें आई इसमें? जो दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है ये पहले से ज़्यादा छोटा हो गया, और छोटा होने की वजह से इसमें गर्मी कम पैदा होने लगी, बिजली कम खर्च होने लगी। ये मेन चीज़ें इसमें चेंजेस आया। फिर इसमें और क्या हुआ? इसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना आसान हो गया, क्योंकि पहले से थोड़ा छोटा हो गया, इसे बड़े से एक टेबल पर रख सकते थे हम। इसमें लैंग्वेज का उपयोग शुरू किया गया। लैंग्वेज मीन्स सॉफ्टवेयर बनाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा, जिसके माध्यम से हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों का उपयोग शुरू किया गया सेकेंड जनरेशन में। लैंग्वेज कब आई? सेकेंड जनरेशन में आई। इसके बाद इसमें स्टोरेज और मेमोरी जैसे छोटे छोटे नए नए उपकरण लगाए गए। स्टोरेज मतलब फाइल और डाटा स्टोर करने के लिए एक जगह बनाई गई। मैग्नेटिक सिस्टम चलता था उस समय डाटा स्टोर करने के लिए। तो दूसरी पीढ़ी की मुख्य चीज़ें मैंने आपको गिना दिया। अब तीसरी पीढ़ी। अच्छा, दूसरी पीढ़ी में ये भी जान लीजिए कि किस टाइमिंग के बीच में था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे 1956 से लेकर के 1965 तक। 1956 से लेकर के 1965 तक इस कंप्यूटर की जनरेशन चली। ये पीढ़ी सेकेंड जनरेशन कही जाती है, और इसमें मुख्य चीज़ है ट्रांजिस्टर। थोड़ा सा छोटा हो गया, गर्मी कम पैदा होने लगी और चलाना थोड़ा सा आसान हो गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग शुरू किया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग शुरू किया गया। तीसरी पीढ़ी में आते हैं। जब थर्ड जनरेशन आई तो ये जनरेशन कैसे बदली? अब यहाँ पे ट्रांजिस्टर की जगह आईसी का उपयोग शुरू किया गया। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ये आपको हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में देखने को मिलेगा। चपटा सा होता है, ब्लैक कलर का होता है, दोनों साइड पैर निकले होते हैं, जस्ट लाइक अकन खजूर, एक कीड़ा होता है जिसमें चारों तरफ पैर निकले होते हैं, वैसी चीज़ होती है। तो जो आईसी है वो कुछ इस तरह से दिखती है। इसको इस तरह से बोर्ड में लगा करके सोल्डरिंग आयरन से जोड़ दिया जाता है। ये आईसी के आने से अब ट्रांजिस्टर का काम कम हो गया, और ट्रांजिस्टर का काम कम होने से कंप्यूटर का साइज और छोटा हो गया। छोटा हुआ तो गर्मी कम पैदा हुई, बिजली और कम खपत होने लगी।
ये कुछ मुख्य बदलाव हुए। अब इस प्रकार के इस समय के जो कंप्यूटर थे, इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग और बेहतर तरीके से शुरू किया गया, जिससे कंप्यूटर, ये वाला जो कंप्यूटर है, मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग हो गया। व्हाट इज द मल्टी यूजर? एक कंप्यूटर में एक साथ जब कई लोग उपयोग कर सकें नेटवर्क के माध्यम से या किसी और माध्यम से, तो उसे मल्टी यूजर कहते हैं। और मल्टीटास्किंग, एक कंप्यूटर में एक साथ कई प्रोग्राम चला लेना, दैट इज द मल्टीटास्किंग। मतलब एक साथ कई प्रोग्राम आप उस कंप्यूटर में रन कर सकें। ये इसके मुख्य अंतर थे सेकेंड जनरेशन से। अब ये पीढ़ी जो है आपकी 1965 से 1975 तक चली, ठीक है, कौन सी? तीसरी पीढ़ी। अब आगे आते हैं चौथी पीढ़ी में। चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर 1975 से 1976 से लेकर के 1990 तक रहा है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या बदलाव आया? इसमें मुख्य बदलाव आया, इसमें VLSI चिप का उपयोग शुरू किया गया। VLSI का फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI का फुल फॉर्म, ये चिप IC की तरह लंबी नहीं थी, ये चौकोर थी, इसमें चारों तरफ पिन निकली होती है, ये VLSI चिप होता है। और VLSI चिप के आने से IC का काम और कम हो गया। अब जहां बहुत सारी ICs लग रही थी, तो बहुत सारी IC की जगह एक VLSI चिप लगा दिया गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इस चिप के आने से कंप्यूटर का साइज और छोटा हो गया। अब जाके इतना छोटा हो गया कि इसे आप छोटे से टेबल पर रख सकते हैं, इसे आप बैग में रख सकते हैं लैपटॉप की तरह, इतना छोटा हो गया। मतलब चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर जाकर के इतने छोटे हुए जिसे आप आसानी से कहीं भी, छोटे से घर में, छोटी सी दुकान में, छोटे से टेबल पर या लैपटॉप के रूप में एक बैग में, गोद में, कहीं पे भी रख सकते हैं। तो इस तरह के कंप्यूटर कब बने? चौथी पीढ़ी में बने। और इसकी स्टोर करने की क्षमता, मेमोरी पर्याप्त थी, मतलब सामान्य कामों के लिए बढ़िया था। तो अब आते हैं इसके बाद अगली पीढ़ी में। वैसे अभी तक हम लोग जो कंप्यूटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो 4th जनरेशन टेक्नोलॉजी वाले कंप्यूटर ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी टेक्नोलॉजी को और अपग्रेड करके जो कंप्यूटर्स आ रहे हैं नए नए, उन्हीं कंप्यूटर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब 5वीं पीढ़ी एक और यहाँ पे किताबों में आपको देखने को मिलेगी। 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स में क्या स्पेशलिटी है? 5th जनरेशन के कंप्यूटर 1990 के बाद से अब तक कंटिन्यूसली चल रहे हैं, क्योंकि इस पे रोज काम चल रहा है। हमारे जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि कंप्यूटर और बेहतर और बढ़िया कैसे बनाया जा सके। तो 5th जनरेशन के कंप्यूटर में VLSI चिप के साथ साथ ULSI चिप का भी उपयोग शुरू किया गया। अब व्हाट इज द ULSI चिप? ULSI चिप इज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये जो है आपकी कंप्यूटर में लगाई गई। और इस समय के जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं, इसकी स्पेशलिटी ये है कि इस समय के कंप्यूटर में सेल्फ का IQ होगा। जी हाँ, मतलब कंप्यूटर के साइंटिस्ट ने कंप्यूटर में ऐसे माइक्रो प्रोसेसर और चिप्स बनाई जो आपके द्वारा दिए गए आदेश को क्या एनालाइज करेंगे और उसका जवाब बनाने की कोशिश करेंगे, मतलब तर्क वाले आंसर। जनरली क्या होता है, प्रोग्राम फीड होता है कि ये आपको जवाब देना है, लेकिन तर्क वाले आंसर, मतलब आप जैसे रोबोटिक टेक्नोलॉजी को ले लीजिए, आप उसे हाय बोलते हैं तो वो आपको जवाब देता है। आप उसमें जब तक पावर उसमें है, बैटरी उसमें है, तो जो आपने प्रोग्रामिंग फीड कर रखी वो उस काम को कंप्लीटली करता रहता है, कंटिन्यूसली करता रहता है। मतलब थोड़ा सा IQ उसमें होता है कि मौसम के अनुसार काम करे, अंधेरा हो जाए तो क्या करना है, जब कोई हाय बोले तो क्या करना है, कोई जाने को बोले तो क्या करना है, गुड मॉर्निंग का क्या जवाब देना है, गुड इवनिंग का क्या जवाब देना है। ये तर्क संगत चीज़ें हैं, ये लॉजिकल आइटम्स हैं। और लॉजिकल ऑपरेशंस को इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में जब यूज़ किया गया तो इस तरह के कंप्यूटर को हम 5th जनरेशन की कंप्यूटर में शामिल करते हैं। मतलब कि इसकी अगर शॉर्ट में आप डेफिनेशन समझना चाहें, इस बारे में शॉर्ट में आप समझना चाहें, तो 5th जनरेशन के कंप्यूटर में सेल्फ का IQ होगा, वो खुद समझने की कोशिश करेगा। और इसका बढ़िया सा उदाहरण रोबोटिक टेक्नोलॉजी। आपने रोबोट मूवी देखी होगी, उसमें जो रोबोट बनाया गया ना, इस तरह के रोबोट दुनिया में बहुत सारी चीज़ों के लिए बनाए जा रहे हैं। फैक्ट्री में काम करने के लिए, सेना में काम करने के लिए, ताकि हम रोबोट को आगे कर दें और हमें नुकसान ना हो। इस तरह के बहुत सारी जगहों में रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जो रोबोट्स हैं ये
5th जनरेशन के कंप्यूटर का एक बड़ा उदाहरण है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे आज के वीडियो में हिस्ट्री डिस्कस कर लिया, कंप्यूटर के बारे में इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया, एंड देन हमने पूरी जनरेशन डिस्कस कर ली। अब मैं आता हूँ उन मुद्दे पे जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे थे। वीडियो आप देख रहे थे कि कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो देखो भाई, जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे निकलेंगे। आपका एडवैक, एनिएक, यूनिवैक, एडसैक, ये जो मैंने पढ़ा, इसके फुल फॉर्म डेफिनेटली पढ़ लीजिए। इसको किस जनरेशन में बनाया गया, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर का नाम क्या था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का नाम क्या था, जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज किया गया ये कौन सी जनरेशन में यूज किया। मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप वीडियो रिवाइंड करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा इसका आंसर क्या है। अब जो ULSI चिप है ये कौन सी जनरेशन में इस्तेमाल की गई, VLSI चिप किस जनरेशन में इस्तेमाल की गई, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी स्पेशल टेक्नोलॉजी थी जिसकी वजह से तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर कहा गया। कंप्यूटर में कैलकुलेशन का काम, प्रोग्रामिंग भाषा, ये सारी चीज़ों के बारे में क्वेश्चन निकल करके आएंगे। कौन सी ऐसी पीढ़ी है जो साइज में सबसे बड़ा कंप्यूटर जिसमें था, तो वो कौन सी पीढ़ी है आपको बताना पड़ेगा। सबसे छोटे आकार का कंप्यूटर और सबसे सस्ता कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी में था, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से क्वेश्चन निकल करके जनरेशन से निकल करके आते हैं। वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, IC, इनके फुल फॉर्म, VLSI, ULSI, ये सब किस किस पीढ़ी में उपयोग किए गए ये आपको अच्छे से पता हो। किस पीढ़ी के कंप्यूटरों के नाम क्या थे। और अगर हिस्ट्री में जाएंगे, एबाकस, ब्लेज पास्कल, चार्ल्स बेबेज, लेडी आडा अगस्टा, इनके सन, किसने क्या बनाया, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें निकल करके आती हैं। और इस तरीके से अगर आप इसको कहानी के तौर पे सुनेंगे, समझेंगे ना, तो आपको डेफिनेटली ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आप इसका आंसर भी आसानी से दे सकते हैं। देखिए, आप आप सोचेंगे कि छोटा सा वीडियो में देख लूँ, मतलब फटाफट आप क्वेश्चन और आंसर पढ़ते जाओ, मैं इसे याद कर लूँ, ये रटना हो जाएगा। आप कभी भी किसी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उसको कहानी के तौर पे पढ़िए, एक उसकी कहानी बनाइए दिमाग में। उसके बाद कहीं से भी कोई क्वेश्चन निकल के आए ना, आप आराम से उसका आंसर दे लेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि ये शायद यहाँ से है, इससे ये रिलेट कर रहा है, तो इसका आंसर ये बनना चाहिए। क्योंकि आप रटेंगे तो सिर्फ वही बनेगा जो आपने रटा है। अगर उसको लॉजिकली घुमा दिया जाए तो आप आंसर नहीं बता पाएंगे। दोस्तों, पढ़ने का तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, उसको कहानी के तौर पे पढ़िए, उसको दिमाग में बैठाइए, कहानी बनाइए उसकी, तब आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। तो मैंने आज डिस्कस किया हिस्ट्री, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन और जनरेशंस। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, और वो कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होगा। अगर आपको सारी चीज़ें बराबर से समझ में आई हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट की, कंप्यूटर सब्जेक्ट में और भी नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो ये चैनल आप ही के लिए है। और ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनके लिए वीडियो काम का हो सकता है। आगे आप अगर इस वीडियो में कुछ कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आया, कोई टॉपिक कंफ्यूजन है, या मैंने शायद गलत बोल दिया, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, बताइएगा मुझे ज़रूर। और नया क्या जानना चाहते हैं ये भी इसमें ज़रूर लिखिएगा। तो आने वाले वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे। आप सभी का दिन शुभ।